प्रिय विद्यार्थियों, आपका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैंने कल वीडियो क्लास के माध्यम से आपको पद परिचय के बारे में बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको वे सब बातें समझ में आई होंगी और मैं आशा करता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुने होंगे और समझने की कोशिश किए होंगे। ग्रामर की शिक्षा बिना अभ्यास के पूर्ण नहीं हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ग्रामर का कंठस्थ ज्ञान हो तो आप इसके लिए अभ्यास का प्रारंभ कर दीजिए। अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के जो विद्या होती है वो विषम होती है, वो उसे पाया नहीं जा सकता। तो कल मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के बारे में अधिकतम बातें बताने की कोशिश की थी। अव्यय शब्दों में, अविकारी शब्दों में मैंने क्रिया विशेषण को बताने की कोशिश की थी। हो सकता है कि क्रिया विशेषण आपको न समझ में आया हो, इसलिए मैंने आज क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, इन दो भागों को लिया है और समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, इन दो भागों को लिया है। कल संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात को लेंगे। तो आज आप देखें, पहले आप ये जानें कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। मैंने बताया था आपको कल कि अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वे शब्द जो होते हैं अविकारी शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, अविकारी का मतलब ही हो गया जिनमें विकार न आए, जिनमें परिवर्तन न हो, वे सभी अविकारी शब्द हैं। कितने प्रकार हैं? 5। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन 5 के बारे में कल आपको बताया गया था। तो अव्यय, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, अर्थात जिनमें बदलाव न आए, जिनमें परिवर्तन न आए। जिनमें परिवर्तन नहीं आएगा वही अव्यय है। अव्यय वह शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता है। फिर से देख लें, जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, क्यों, इसलिए, किस लिए, अतः, अब, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, बल्कि, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, चूंकि, क्योंकि आदि। अब हमने जाना कि जो अविकारी शब्द हैं वही अव्यय शब्द हैं। तो अविकारी शब्दों के बारे में भी जान लिया हमने कि जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन या कारक, पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द भी वही 5 प्रकार के होंगे। यहाँ 4 ही दिया हुआ है, निपात को छोड़ दिया है। बहुत सारी ग्रामर की किताबों में निपात को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसमें जोड़ना है। तो क्रिया विशेषण नंबर 1, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक, नंबर 5 निपात। ये आप 5 जानते रहे। पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में आपको मैंने बताया था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। और जब
ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं अर्थात प्रयोग किए जाते हैं तो ये क्रिया विशेषण पद बन जाते हैं। क्रिया विशेषणों की पहचान मैंने बताया था कल आपको। क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी प्रश्नों के माध्यम से की जा सकती है। अर्थात क्रिया कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, कैसे घटित हुई तथा कितनी मात्रा में घटित हुई, इन सभी प्रश्नों के उत्तर में मिलने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर मिलने वाले शब्दों के से क्रिया विशेषण के भेदों की भी हम पहचान करते हैं। इन्हीं के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद किए जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है, वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकारों में पहला प्रकार है स्थानवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण में जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। उदाहरण के रूप में श्रेया गोस्वामी वहाँ चल रही है। इस वाक्य में वहाँ शब्द जो है वो चलना क्रिया के व्यापार स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए वहाँ शब्द अव्यय शब्द है। अब कहेंगे कि कैसे इस वाक्य में हम जानेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। हमने प्रश्न किया, श्रेया गोस्वामी कहाँ चल रही है? उत्तर आया वहाँ। कहाँ का जो जवाब आया स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही कहलाएगा। इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके बाद जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं वे कालवाची क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार, रात को, हर समय, रोज, अक्सर, ये सब आता है। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, एक उदाहरण है। मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, वह इन दिनों बहुत खुश है। तुम हर समय क्यों बोलते रहते हो? ट्रेन 5 बजे आएगी। ये सारे उदाहरण कालवाची क्रिया विशेषण के हैं। इन सब में क्रिया से हम जब कब का प्रश्न करेंगे तो कोई न कोई उत्तर जरूर मिलेगा और जो उत्तर मिलता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मैं कब व्यायाम करता हूँ? रोज करता हूँ। तुम कब क्यों बोलते रहते हो? हर समय बोलते रहते हो। कब बोलते रहते हो? हर समय बोलते रहते हो। वह कब बहुत खुश था? इन दिनों बहुत खुश है। ट्रेन कब आएगी? ट्रेन 5 बजे आएगी। तो इन सभी क्रिया शब्दों से कब का प्रश्न आकर किया जा रहा है और उत्तर में इनका उत्तर मिल भी रहा है। इस तरह से यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब आगे अगला बोध क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके आदि। ये सभी जो वाक्य हैं इनमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे कल मैंने दावत में खूब खाया। आप कम बोलिए। कम बोलना आपके लिए बहुत लाभकारी है। आज तो मैं बहुत दौड़ा। जितनी मेहनत करोगे उतने ही अंक अधिक आएंगे। इस तरह से परिमाणवाची क्रिया विशेषण हैं। इनमें कितना, कितनी, कितने का प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है तो परिमाणवाची क्रिया विशेषण की पहचान हो जाती है। तो जब भी हम परिचय देंगे तो
हमें यह देखना है कि यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण है, तभी ना हम उसका भेद लिख पाएंगे, अन्यथा हम कैसे लिखेंगे। उदाहरण देखें, वह दावत में कितना खाया, खूब खाया। आज तो मैं कितना दौड़ा, बहुत दौड़ा। आप कम बोलिए, कितना बोलिए, कम बोलिए। कितनी मेहनत करोगे तो कितने अंक अधिक आएंगे, जितनी मेहनत करोगे तो उतने ही अंक अधिक आएंगे। कितने का जवाब भी आ रहा है, कितना का जवाब आ रहा है। तो ये परिमाणवाची क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अंतिम भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति नाम ही है, तरीका, विधि। रीति का मतलब होता है तरीका, विधि, ठीक है। जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके, रीति का बोध कराएं, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, अचानक, तेज, अच्छी तरह से, तेजी से, भली प्रकार से, भली भांति आदि। उदाहरण के लिए ले लें, जैसे हम उदाहरण कह सकते हैं, इतना धीरे मत चलो, वह अचानक आ गई, आप जल्दी पहुँचिए, अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ आप कैसे का प्रश्न करेंगे क्रिया से, और क्रिया के साथ कैसे के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे इतने धीरे मत चलो, कैसे मत चलो, धीरे। आप जल्दी पहुँचिए, कैसे पहुँचिए, जल्दी जल्दी। वह अचानक आ गई, कैसे आ गई, अचानक। अच्छी तरह से, कैसे देख लेना, अच्छी तरह से देख लेना। तो कैसे का जवाब जब आ रहा हो तो वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। और हम यहाँ देख सकते हैं, इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे। अब देखिए, अब आता है अगला भेद, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में आपको कुछ उदाहरण दिखाए जा रहे हैं, आप उन पर ध्यान दें। योजक या समुच्चय बोधक अव्यय, योजक भी कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, भ्रमित मत होइएगा। जहाँ पर अव्यय प्रायः दो पदों को जोड़ता है, दो पदबंधों को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, विरोध बताता है, कारण बताता है, परिणाम बताता है और विकल्प बताता है, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय का काम होता है। आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं, दीपक प्रदीप मिठाई खाते हैं, दीपक प्रदीप को जोड़ रहा है, दो पद हैं, पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। बंगाली मिठाई रसमलाई ले आओ, बंगाली मिठाई या रसमलाई को जोड़ रहा है। तथा, या परीक्षा में प्रथम आना है इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, कारण कार्य दोनों है, कारण और कार्य दोनों है। कारण परिणाम, परिणाम प्रथम आना है, कारण पढ़ाई कर रहा हूँ। तो परिणाम भी है और उसका कारण भी है। तो कारण परिणाम बताने के लिए भी समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये दो पदों को भी जोड़ते हैं, नंबर 1 वाक्य में पद को जोड़ रहा है, पदबंधों को जोड़ रहा है सेकेंड वाक्य में, और वाक्यांशों उपवाक्यों को जोड़ रहा है तीसरे वाक्य में। आप देख लीजिए, समुच्चय बोधक अव्यय यही करते हैं। जब दो शब्द हों उनको जोड़े, जिसे पद कहते हैं, वाक्य के अंशों को जोड़े, उपवाक्यों को जोड़े, तो वहाँ समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों, वाक्य के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक के भी दो पार्ट हो गए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों को जोड़े, वाक्य के अंशों को जोड़े, वाक्यों को जोड़े, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। जैसे घर जाओ और खाना लाओ, और से जोड़ दिया। मुझे घर जाओ भी वाक्य है, खाना लाओ भी वाक्य है, दोनों को जोड़ रहा है। मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए, यहाँ विकल्प का बोध किया जा रहा है कि मुझे यह नहीं वह चाहिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द, इन शब्दों को आपको याद करना होगा और कोई तरीका नहीं है।
और एवं तथा या अथवा अन्यथा बल्कि किंतु परंतु लेकिन मगर अतः इसलिए अतएव फलतः तथा परिणाम स्वरूप आदि ये सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। इनका प्रयोग संयुक्त वाक्यों में किया जाता है। अब मैंने आपको यहाँ जोड़ दिया कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग संयुक्त वाक्यों के निर्माण में होता है। आप इस बात को याद कर लीजिए, कभी भूलिएगा मत। इसके बाद व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ध्यान दीजिए दोनों का अंतर क्या है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग संयुक्त वाक्यों में होता है, जबकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग मिश्र वाक्यों के निर्माण में होता है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग मिश्र वाक्य के निर्माण में, जबकि समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग संयुक्त वाक्यों के निर्माण में किया जाता है। इस बात पर ध्यान दें, भूलेंगे नहीं। जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यदि परिश्रम किया होता तो अच्छे परीक्षा में अंक अच्छे लाते। मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। तो ये दोनों वाक्य मिश्र वाक्य हैं, यदि तो वाला और कि वाला। तो ताक व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द दिए हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें। ताकि, क्योंकि, कि, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, ये साथ में होंगे पेयर में। जो तो, यदि तो, अर्थात, मानो, यानी आदि, ये सभी जो शब्द हैं इनको आपको याद करने की ज़रूरत है। याद करके ही आप इनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग संयुक्त वाक्यों के निर्माण में होगा, जबकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग मिश्र वाक्यों के निर्माण में होता है। ये बातें वहाँ भी आपको याद रखने वाली हैं। जब हम परिवर्तन करेंगे या वाक्यों को पहचानेंगे तो वहाँ आपको यह बात जरूर पता होनी चाहिए। अब उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, भेद बताए जा रहे हैं। इनके भी भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद भी होंगे, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी भेद होंगे। इनके आप उदाहरण देख लें और भेद देख लें। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों में जोड़ने वाले होते हैं। जोड़ने वाले में और, तथा, एवं, विरोध जताने वाले, किंतु, परंतु। यदि मैं तुम्हारे घर अवश्य आ जाता, परंतु मेरा आने का मन नहीं था। किंतु आज बारिश नहीं हो रही थी, किंतु मैं विद्यालय नहीं आ सका। लेकिन, हर काम के लेकिन, मगर, अगर, मगर, लेकिन कहते ही ये विरोध जताते हैं। मैं तुम्हारे घर आता, लेकिन कुछ बात ही ऐसी हो गई कि नहीं आ सका। विकल्प, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। राम या श्याम, आप किसे बुला रहे हैं। मैं अवश्य आ जाता, अगर वे ना आते तो मैं अवश्य आ जाता। नहीं तो का भी प्रयोग होता है। अन्यथा का प्रयोग होता है। आप इस काम को करें, अन्यथा यहाँ से चले जाएं। आप पढ़ो, अन्यथा सो जाओ। तो ये विकल्प है। परिणाम, इसलिए मैं परीक्षा में प्रथम स्थान अवश्य प्राप्त करता नहीं। वह परीक्षा में उसने वर्ष भर मेहनत की, इसलिए वह परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया। ठीक है। ऐसे ही अतः, फलतः का प्रयोग। विशाल ने पूरे मन से पढ़ाई की, फलतः वह परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करने में सफल रहा। इस कारण भी नहीं होगा, अन्यथा भी होता है। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ये मिश्र वाक्यों के उदाहरण में आते हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों में पहला होता है हेतु बोधक, कारण, क्योंकि, इसलिए, कारण। ठीक है, मिश्र वाक्यों में आएगा।
फिर संकेत बोधक, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, ये भी मिश्र वाक्यों के बीच में आते हैं, आगे पीछे आते हैं। उद्देश्य बोधक, ये वाक्य उद्देश्य प्रकट करने वाले हैं, जिससे माँ ने कहा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। परिश्रम करो जिससे कोई तुम्हारी शिकायत न करे, ठीक है। और स्वरूप बोधक में अर्थात मानो, यानी कि ऐसा लगा मानो बादल गरज रहे हों। स्वरूप बोधक है, सकर्मक है, कर्म के साथ है, ठीक है। अब फिर से एक बार उदाहरण देख लें। जोड़ने वाले, माता और पिता दोनों से आशीर्वाद लो। छात्र पढ़ाएंगे और अध्यापक पढ़ेंगे। विरोध का कार्य, विरोध से क्या होगा? बोलो मगर धीरे से, इलाज चल रहा है पर ठीक नहीं हो रही। विकल्प, मोहन या सोहन कोई तो मिलेगा, या तो मीरा जाएगी या उसकी बहन। विरोध दर्शक, किराया दो तो मकान खाली कर दो। परिणाम प्रदर्शन, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। देर से पहुंचा इसलिए विमान छूट गया। नौकरी मिल गई अतः घमंड करने लगा है। ये सभी वाक्य जो हैं संयुक्त वाक्यों के वाक्य। और हेतुबोधक व्यधिकरण में, वह इसलिए नहीं आई ताकि तुम्हें बुरा न लगे। चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो किराया कहाँ से देता। ये हेतुबोधक हो गए, कारण वाले। संकेत बोधक है, तुम मोबाइल खरीदोगे तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा। चाहे तुम अपना काम ना करो तो भी वह तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा। यद्यपि वह गरीब है तो भी कभी शिकायत नहीं करता है। ये संकेत बोधक है। और स्वरूप बोधक में, ऐसा लगा मानो बादल गरज रहे हों। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, ये दोनों स्वरूप बोधक हो गए। उद्देश्य बोधक में, जैसे कि, ताकि, जिससे आदि। माँ ने कहा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। परिश्रम करो जिससे कोई तुम्हारी शिकायत न करे। अब समुच्चय बोधक का पद परिचय कैसे देंगे? कल मैंने राम और श्याम फिल्म देखी। और का परिचय देना है आपको, तो आप लिखेंगे अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। दो संज्ञा पदों राम और श्याम को जोड़ने का कार्य। 3 पद परिचय होंगे। अगर आप 2 भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। पढ़ो मगर ध्यान से, मगर का परिचय देना है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है। उपवाक्य क्या है? पढ़ो और ध्यान से। स्कूटर दे दो या रुपए वापस कर दो, या अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। और स्कूटर दे दो और रुपए वापस कर दो को जोड़ रहा है। देर से पहुंचा इसलिए ट्रेन नहीं मिली। 2 वाक्य हैं, देर से पहुंचा, ट्रेन नहीं मिली। इन दोनों को जोड़ रहा है। अव्यय है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। इस तरह से आप समुच्चय बोधक पदों का परिचय देंगे। ऐसा लगा मानो आधी आने वाली है। मानो अव्यय शब्द है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संभावना व्यक्त कर रहा है। मेहनत करो ताकि प्रयास पास हो सको, अव्यय शब्द है, समुच्चय बोधक अव्यय है, उद्देश्य बोधक, ठीक है। उसने इसलिए खाना नहीं खाया जिससे कि खाना कम न पड़ जाए, इसलिए, जिससे दोनों का परिचय अगर आपको देना हो तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। 2 वाक्यों के बीच ये हेतु बोधक का काम कर रहा है। इस तरह आप इन अव्यय शब्दों का परिचय दे सकते हैं। ऐसे ही क्रिया विशेषण का पद परिचय देने के लिए आप जल्दी से छत पर पहुंचिए। जल्दी से ये अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, और पहुंचिए क्रिया की विशेषता बता रहा है। मैं 2 घंटे बाद आता हूं, तुम यही इंतजार करो। 2 घंटे बाद अव्यय है, कालवाचक अव्यय है, और आता हूं क्रिया की विशेषता बता रहा। वह कल दौड़ने गया था। कल अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, गया था क्रिया की विशेषता बता रहा। इस तरह आप क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक अवयव का पद परिचय देंगे। अब बाकी बातें कल होंगी। धन्यवाद।